नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं शिवराज कैबिनेट के सबसे विश्वास पात्र, शिवराज जी के सबसे मुख्य या ये कहें कि सबसे प्रमुख गण हैं भूपेंद्र जी और शिवराज कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य हैं, मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। भूपेंद्र जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी नवीन जी, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद जी। भूपेंद्र जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के जो 22 लोग पहले सिंधिया जी के अगवानी में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही, उसके बाद भी लगातार लोग आते चले जा रहे हैं। सुमित्रा कासडेकर की बात करें, प्रद्युम्न लोधी जी की बात करें, राम खिलावन पटेल जी की बात करें, और भी लोगों के आने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लग रहा है कि आप लोग चूंकि 15 साल तक सरकार में रहे हैं तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं आपके पास, तो प्रलोभन दे के लोगों को आप अपने साथ ले गए हैं और वहीं जो लोग गए हैं वो कहते हैं हम प्रताड़ित होकर गए हैं, हमने त्याग किया है जनता के लिए। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए नवीन जी, इस समय कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से नेतृत्व विहीन है जी। कांग्रेस में एक निराशा और हताशा का वातावरण है जी। कांग्रेस में अच्छे लोग अपने आप को कोई भविष्य नहीं पाते हैं जी। और इसलिए कांग्रेस के लोगों को लगता है कि कांग्रेस छोड़कर जो पार्टी विकास के साथ आगे बढ़ रही है उस पार्टी से अगर जुड़ेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और जहाँ तक कांग्रेस के आरोपों का सवाल है जी। तो कांग्रेस अपनी कमियों पर चिंतन नहीं कर रही है जी। आरोप लगाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है जी। तो मेरा ये कहना है कि ये जो संस्कृति है देश में जी। जिस संस्कृति की बात कांग्रेस करती है जी। ये संस्कृति कांग्रेस की ही देन है। आपको ध्यान होगा जी। कि लोकसभा में जी। माननीय अटल जी की सरकार मात्र एक वोट से केंद्र की सरकार, भारत की सरकार गिर गई थी। तो उस समय कांग्रेस ने किस तरह से खरीद फरोख्त की थी जी। वो हम सबके ध्यान में है। जी। किस तरह से सांसदों के घर पे पैसा पहुंचाया गया था, वो पैसा पार्लियामेंट में सांसद लेकर आए थे जी। और इसलिए कांग्रेस का चरित्र ये है तो वो दूसरों के बारे में भी ऐसा ही समझते हैं। जी। एक और आरोप लगा, एक बड़ा बहुप्रतीक्षित, इस देश को जिसकी प्रतीक्षा थी कि जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे संस्कृति के प्रतिमान हैं, भगवान श्री राम, उनकी जन्मभूमि पर उनका मंदिर बने। और सबसे अच्छी बात कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर राम मंदिर निर्माण हो रहा है, सभी वर्गों की सहमति से, समरसता के साथ निर्माण हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी ने प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि शुभ मुहूर्त नहीं देखा गया और सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने अपने को प्रोजेक्ट किया और ये भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर राजनीति कर रही है और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिर्फ प्रधानमंत्री जी की सुविधा के अनुसार, प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार काम हुआ है, बाकी संस्कृति, मुहूर्त, धर्म, इन सबको दरकिनार किया गया है। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है जी, ये सदियों से हम सबकी इच्छा थी जी, अनेक पीढ़ियां इसमें निकल गई जी, जो ये चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। जी, देश की आज़ादी के बाद एक लंबा समय कांग्रेस की सरकार का रहा है जी, और एक ही परिवार ने देश पे लंबे समय तक राज किया है। जी,
परंतु कांग्रेस ने कभी ये प्रयास नहीं किया जी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। जी भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जी जिसने प्रारंभ से इस बात को कहा जी कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। जी हमेशा हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जी इस बात को कहा है। जी जी देश के किसी भी अन्य राजनीतिक दल ने जी आज तक ये नहीं कहा अपने घोषणा पत्र में जी कि वो अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। जी जब मोदी जी के प्रयास से, जी भारतीय जनता पार्टी के जन जागरण से जी और अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता निकला जी और उसका जब वो आधारशिला रखी जा रही है, जी तब इस तरह से मुहूर्त के नाम पर जी कांग्रेस के द्वारा विघ्न उत्पन्न करना, जी राम मंदिर निर्माण में प्रारंभ से लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जी कपिल सिब्बल के द्वारा ये कहना कि इस पर अभी सुनवाई ना की जाए, जी उसमें विघ्न उत्पन्न करना। और कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। जी जो माननीय मोदी जी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी है, जी वो अभिजीत मुहूर्त में रखी है जी और इससे अच्छा कोई मुहूर्त होता नहीं है। जी और ये कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूं जी कि ये राम मंदिर की आधारशिला तो है ही, जी पर साथ ही राम राज्य की आधारशिला भी माननीय मोदी जी ने रखी है। कल इस पर प्रश्न उठाया है दिग्विजय सिंह जी ने। उन्होंने कहा ठीक है, आप राम मंदिर तो बना रहे हैं, क्या राम राज्य भी लाएंगे? देखिए, राम राज्य की कल्पना और राम राज्य का संकल्प जब देश आजाद हुआ तो हमारे भारत के संविधान में भी ये भावना व्यक्त की गई थी जी कि देश राम राज्य के आधार पर बढ़ेगा। पर राम राज्य के स्थान पर एक परिवार का राज्य देश में आ गया और वो परिवार जो था जी वो विदेशी संस्कृति से ओतप्रोत था। जी भारत की संस्कृति से उसका कोई संबंध नहीं था जी और इसलिए वो एक राम राज्य की कल्पना के स्थान पर जी एक प्राइवेट कंपनी ने देश पे राज किया। जी और जैसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ऐसे ही ये प्राइवेट कंपनी है। जी अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं जो कांग्रेस से, अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उसमें कुछ मंत्री भी थे, लगातार अभी भी कांग्रेस से लोग छोड़कर आ रहे हैं, तो जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अब आपके चिन्ह पर, कमल के निशान पर चुनाव में जाएंगे, क्षेत्रों में भी जाएंगे, तो जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के वहाँ वरिष्ठ नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, आपको नहीं लगता कि एक शक्ति का असंतुलन पैदा होगा? देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग विचारधारा के आधार पर काम करते हैं जी और इसलिए व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है जी और इसलिए व्यक्ति कौन है इससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। जी अगर पार्टी कोई निर्णय करती है जी तो वो हम सबका निर्णय होता है जी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जी जो लोग भी कांग्रेस से आए हैं, जी उनको आत्मसात किया है जी और अब वो एक परिवार भाव के साथ हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। जी
वो परिवार भाव के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब वो चुनावों में जाएंगे, चूंकि अब उपचुनाव होंगे तो एक बार फिर उन्हें जनता के बीच में जाना होगा। जिस प्रकार से कांग्रेस ये निरूपित कर रही है कि ये लोग बिक चुके हैं, ये लोग बिकाऊ हैं, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का उन्होंने नारा भी दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके लिए पण प्राण से जुटेगा कि उनको विजयश्री दिला सके। देखिए, मैंने फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की प्राथमिकता जी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो जो प्रदेश में हम विकास के, कल्याण के, किसानों के, युवाओं के हित में जो काम करना चाहते हैं जी वो तभी कर पाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जी 1.25 साल कमलनाथ जी की सरकार देखी है, और 1.25 साल में जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बदले की कार्रवाई की गई, जी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, जी कार्यकर्ताओं को अपमानित किया गया, जी कार्यकर्ताओं की संपत्ति को नुकसान करने का काम हुआ, जो लीगल प्रॉपर्टी थी उसको भी तोड़ने का काम हुआ। जी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी ये नहीं चाहेगा जी कि उसकी किसी गलती से कांग्रेस को लाभ हो। जी और इसलिए सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अगर मैं सर आपके विभाग की बात करूं, आपके पास वर्तमान में नगरीय प्रशासन विभाग है, बहुत महत्वपूर्ण है। अधोसंरचना के लिहाज से देखें, आम आदमी के जीवन शैली के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ी जनसंख्या को ये विभाग कवर करता है। इससे काम पड़ते हैं, चाहे मास्टर प्लान की बात हो, निर्माण की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, शहर के प्लान की बात हो, स्मार्ट सिटी के प्लान की बात हो, बहुत महत्वपूर्ण है नगरीय प्रशासन। तो अब चूंकि ये विभाग आपके पास आया है, प्रदेश के मुखिया ने आपको ये महत्वपूर्ण विभाग दे के फिर से अपना विश्वास आप पर जताया है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी कि मध्य प्रदेश की अधोसंरचना देश में नामचीन अधोसंरचनाओं में शुमार हो सके? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है नवीन जी आपका। हमारे प्रदेश की जो शहरी आबादी है जी वो लगभग 27% है, जी और बाकी बड़ी आबादी शहरों पर निर्भर है। जी और इसलिए शहर हमारे जितने सुविधा युक्त होंगे, जितने स्वच्छ होंगे, जी जितने ग्रीन होंगे, जी उतना उतना अधिक हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। जी और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश में बनी है, जी तब से लगातार माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में शहरों की अधोसंरचना के विकास के लिए जी अनेक हम लोगों ने काम और निर्णय किए। जी शहरों में हम अगर देखें तो एक सबसे बड़ी जो समस्या हमारे शहरों में थी वो जी उसमें चाहे हमारा सीवर सिस्टम हो, जी चाहे हमारा वाटर सप्लाई हो, जी चाहे हमारा सिलम एरिया हो, जी चाहे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जी इनकी हालत बहुत ही बुरी थी। जी हमारी सरकार ने जी इसके लिए एक बड़ी योजनाएं बनाई, जी और आज अधिकांश शहरों में हम सीवर सिस्टम पे काम चल रहा है या कर चुके हैं। जी स्वच्छता के मामले में आपकी जानकारी में है जी
कि देश में पिछले लंबे समय से जी इंदौर पहले स्थान पर और भोपाल दूसरे स्थान पर स्वच्छता में देश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में है। जी और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में जी हमारे प्रदेश के सभी शहर और स्वच्छ हों, जी और इसको लेकर हम पूरी योजना बना रहे हैं। जी। अगर मैं सर मास्टर प्लान की बात करूं तो जो कांग्रेस के समय में मास्टर प्लान जारी किया गया था उसको आपने रिव्यू किया है, और जिस प्रकार की जानकारियां सामने आ रही हैं कि जो अवैध कॉलोनी हैं उनको वैध करने का एक बड़ा प्रयास आपके माध्यम से किया जाएगा, और जो खासकर एफएआर है कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति बहुत मुश्किल से अपने लिए एक भूखंड खरीद पाता है, तो उस पे जो अभी कई बार अतिरिक्त निर्माण की जब स्थितियां बनती हैं तो 10% अतिरिक्त निर्माण का प्रावधान है जिसको कंपाउंडिंग में काउंट किया जाता है। तो अब इसके माध्यम से न सिर्फ राजस्व जुटाया जाएगा बल्कि कंपाउंडिंग का सरलीकरण किया जाएगा, और ज्यादा निर्माण अगर किसी ने किया है 20-30% तक उसको भी उसमें एडजस्ट करने की बात कही है। तो इस विषय में क्या कुछ नवाचार और किए जा रहे हैं जिससे सरकार को राजस्व मिले, जनता को सहूलियत मिले और जो विकास है वो सुनियोजित विकास की दिशा में आगे बढ़े? देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो अगर हम मास्टर प्लान की बात करें जी तो भोपाल का जो मास्टर प्लान है जी इसमें काफ़ी अनियमितताओं की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, जी और इसलिए हमने मास्टर प्लान को रिव्यू किया है और इसमें निर्देश दिए हैं कि जो आपत्तियां आ रही हैं जी उनकी हम लोग सुनवाई करेंगे। जी और मैंने अपने विभाग से जी वो सारी जानकारी भी बुलाई है जिसमें प्रॉपर्टी के लैंड यूज चेंज किए गए। जी जी तो वो सारी जानकारी सामने आएगी कि उसमें क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं, जी उनको हम ठीक करेंगे। जी परंतु हमारी ये भी कोशिश है कि साथ में भोपाल का मास्टर प्लान भी जल्दी लागू हो, जी और इसलिए जो आवश्यक सुधार हैं जी वो आवश्यक सुधार करके हम इसको जल्दी लागू करेंगे भोपाल के मास्टर प्लान को। जी दूसरा जो अवैध कॉलोनियों का विषय है, जी अवैध कॉलोनियों के मामले में मध्य प्रदेश की हमारी माननीय शिवराज जी की सरकार ने जी ये निर्णय किया था जी कि इनको हम वैध करेंगे, चूंकि कॉलोनाइजर उन्होंने बना के छोड़ दी, जी और इसलिए उसमें बीच में सुप्रीम हाई कोर्ट से कुछ रोक आई है। जब वो कांग्रेस की सरकार थी ठीक से पक्ष नहीं रखा गया, जी और इसलिए इसको अब हमने परीक्षण किया है और इसमें हम अधिनियम में संशोधन करने के बारे में विचार कर रहे हैं, जी जिससे कि हम इसको जल्दी लागू कर सकें और अवैध कॉलोनियों को वैध कर सकें। ये हमारी सरकार का संकल्प है, जी और इसको हम निश्चित रूप से अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम हम लोग करेंगे। जी और एक प्रश्न और था आपका, तीसरा कंपाउंडिंग का से था निकल कि रहा है। अतिरिक्त निर्माण जो हो जाता है उस पर अभी 10% हाँ। कहा है, लेकिन आप बिल्कुल आप उसको आगे बढ़ाकर उस एफएआर को और उस पर कंपाउंडिंग की फीस बढ़ाकर कहीं ना कहीं उसको भी समायोजित करने की बात सरकार कर रही है। इससे राजस्व भी बढ़ेगा और जनता को सहूलियत मिलेगी। तो बिल्कुल नवीन जी, आपका जो सुझाव है बहुत ही अच्छा है, और मैंने ये निर्देश दिए हैं कि हमें कंपाउंडिंग भी बढ़ाना है और एफएआर भी बढ़ाना है। जी ये दोनों चीज़ें हमें बढ़ाना है। हमने इसके लिए एक कमेटी रिफॉर्म की है। जी वो कमेटी 14 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, जी और उस कमेटी की रिकमेंडेशन को भी हम देखेंगे। परंतु हमारा ये मत है जी कि हमें कंपाउंडिंग भी बढ़ाना है और एफएआर भी जी बढ़ाना है, जिससे कि नगरीय निकायों की आय भी बढ़े और आम लोगों को उससे सुविधा हो सके। और एफएआर करने से जो निर्माण पूर्व में हो गए हैं जी वो निर्माण कंपाउंडिंग में भी आ जाएंगे, और दूसरा एफएआर बढ़ाने से जी कई रहवासी क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर लोग उसका लाभ ले पाएंगे। ये दोनों चीजें हम जल्दी करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जब अतिरिक्त निर्माण की इजाजत होगी तो 10 या 20% भी बढ़ेगा तो निर्माण की गतिविधियां भी उतनी बढ़ जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि चूंकि लोक सेवा गारंटी अधिनियम को हम देखें तो बहुत सारी जो लोक सेवा
के क्षेत्र में जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं नगरीय प्रशासन से जुड़ी हुई हैं। तो नगरीय प्रशासन के क्या कुछ नवाचार रहेंगे जिससे जो जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे राशन कार्ड की बात हो, अब वन नेशन वन राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से उसमें ऐतिहासिक काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या कुछ नवाचार आपके द्वारा किए जाएंगे और आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक प्रथम दृष्टया ये विभाग पहुंचकर उनको सुविधाएं मुहैया कराए? देखिए नवीन जी, आज सुशासन पर वेबिनार मध्य प्रदेश में चल रहा है जी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह ये जो बात आपने कही है जी, मुख्यमंत्री जी ने सुबह इसी बात को कहा है जी, कि अब ये आईटी का युग है जी, और हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जी, जिससे कि जनता को पारदर्शिता के साथ सरकार की सुविधाओं का लाभ मिल सके, उनके काम हो सके। जी, और इसके लिए हम लोगों को ई गवर्नेंस पर अब जाना होगा जी, और कोशिश ये होगी कि लोगों को आने वाले समय में उनके मोबाइल पर ही सारी सुविधाएं मिल सकें। जी, इससे सिस्टम भी पारदर्शी होगा जी, और लोगों को सुविधाएं भी समय पे मिलेंगी। जी, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार पूरी कार्य योजना बना रही है। जी, पूर्व में भी हम लोगों ने इसी दिशा में काम किया है और लोक सेवा गारंटी अधिनियम भी उसी के अंतर्गत हम लोग लेकर आए थे। जी, और अब सुशासन की दिशा में आज हमने देखा जी, कि जो वेबिनार चल रहा है, जी, तो एक समय ऐसा होता था कि सारे लोग एक जगह आते थे, एकत्रित होते थे, बाहर से लोग आते थे, जी, लोग फ्लाइट से आते थे, होटल में रुकते थे। आज पूरा वेबिनार जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वर्चुअल के माध्यम से पूरा हो रहा है। जी, तो ये टेक्नोलॉजी का महत्व है। जी, इसका पूरा खर्चे भी इससे कम हो गए और सारे बड़े बड़े देश के लोग जो वैसे नहीं आ पाते थे जी, वो हमारे इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जुड़ गए। तो ये आईटी का युग है, इसमें ई गवर्नेंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जी। प्रदेश सरकार के मुखिया के विश्वास पात्र सदस्य होने के नाते, शिव के प्रमुख गण होने के नाते, चूंकि अब आपका शासन है, सरकार आपकी है और एक उपचुनाव जो है वो कहीं ना कहीं अभी सत्ता का फाइनल तय करेगा, तो कितने विश्वास से ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उपचुनावों में विजयश्री हासिल करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित रहेगी, भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी? और कांग्रेस जो कह रही है कि जनता मुंह पर कहीं ना कहीं बताएगी भारतीय जनता पार्टी को कि उसके मत के साथ धोखा हुआ है, तो कितने विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी? देखिए, सबसे पहले तो नवीन जी, शिवजी सृष्टि के निर्माता है। जी, जी, तो शिव जी के गण आप भी हो और हम भी है। जी, 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 प्रदेश का नागरिक होने के नाते हाँ, इसलिए जी, शिव जी का गण होना मतलब सम्मान की बात है। जी, जी, और जहां तक चुनाव का सवाल है, जी, तो चुनाव तब होता है जब कोई सामने होता है। जी, आज स्थिति ये है कि कांग्रेस के पास जो 27 विधानसभा है, जी, उनमें से 25 हो गई, जो उनमें से 24 और 3 27, जी, 27, 27 में कांग्रेस के पास 20 जगह तो उम्मीदवार ही नहीं है। जी, तो क्या चुनाव होगा? एक तरफा चुनाव होना है प्रदेश में जी, और सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी, अभी तो कांग्रेस बचाने का संकट उनके सामने है जी, और उसकी तरफ ध्यान दें तो जितनी पार्टी बची है वो बची रहे। जी, मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से स्थायी है जी, और
3 साल में हम मध्य प्रदेश को विकास की तरफ और तेजी से आगे ले जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो ये थे प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। प्रदेश के मुखिया शिवराज जी के विश्वास पात्र लोगों में गिने जाते हैं और उन्होंने कहा कि चुनाव तो तब हो जब जनता के पास विकल्प हो। कई जगह तो कांग्रेस है ही नहीं और अब कांग्रेस को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि प्रदेश में उसे भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। कांग्रेस को चाहिए कि वो कांग्रेस बचाओ अभियान पर काम करे। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।